नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही और अब बात करते हैं चुनाव की। तो चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार का चुनावी शोर थम गया। प्रचार पर लगा ब्रेक। अब होगा डोर टू डोर। यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में प्रचार थम गया। 20 नवंबर को वोटिंग, 23 को काउंटिंग। हर सीट पर पहुंचे पार्टियों के मेगा स्टार। जबरदस्त मुकाबला, किस पर कौन पड़ेगा भारी, ये देखना होगा। यूपी में 9 सीटों पर 90 उम्मीदवारों में टक्कर। झारखंड में दूसरे चरण के 38 सीटों पर रण है। महाराष्ट्र की बात करें तो चुनावी दंगल में 4136 उम्मीदवार। केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी के साथ केदारनाथ उपचुनाव में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। तो अब चुनावी प्रचार थम गया है। हर सीट पर पार्टियों के मेगा स्टार प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये दौर लगातार जारी था, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। यूपी में 9 सीटों पर 90 उम्मीदवारों में टक्कर। और बात करें यूपी उपचुनाव हो या फिर झारखंड और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, सभी चुनावों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। आपको बता दें 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। 23 नवंबर को मतगणना होगी। बात यूपी की करें तो 9 सीटों पर मतदान होंगे, जिनमें 90 उम्मीदवारों में टक्कर होनी है। जिसके साथ ही महाराष्ट्र के चुनावी दंगल, यहां 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी के साथ अगर बात करें उपचुनाव में तो 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको बता दें चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही प्रचार कार्य में लगे। लोगों को क्षेत्र से बाहर निकल जाना होगा। ऐसा नहीं अगर करते हैं तो इस दरमियान उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगी। और इस चरण में किसी भी बूथ पर हेली ड्रॉपिंग नहीं होगी, यानी कि मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से नहीं भेजा जाएगा। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी से अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। झारखंड से अगर हम बात करें रांची से तो अजय पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, सियासत के फोकस में यूपी को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बेशक जो ही सेमीफाइनल होने वाला है उत्तर प्रदेश में। यूपी की 9 सीटों पर अभी से ठीक 36 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव प्रचार थम चुका है और जितने मेगा स्टार हैं वो अंतिम दिन उनके स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत जोगी। आज जहां अखिलेश यादव ने करहल और कई तमाम क्षेत्रों में अपना चुनाव प्रचार किया, वहीं डिम्पल यादव ने कानपुर में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। इसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अब प्रशासन पे है निष्पक्ष चुनाव कराने की। इसके लिए प्रशासन की तरफ से जो बूथ है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, संवेदनशील, नॉर्मल और अति संवेदनशील। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। अति संवेदनशील केंद्रों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है उसने कमर कस ली है। पोलिंग पार्टियां कल जो है बूथों की तरफ जो है वो रवाना होंगी। वहीं जो पार्टी के कैंडिडेट हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो डोर टू डोर जो है कैंपेन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि चुनाव मतदान होने तक कार्यकर्ता जो है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, वो अपने क्षेत्र में ही डटे रहें, बूथों पर डटे रहें, घर घर संपर्क करें और जागरूकता लाएं, अधिक से अधिक मतदान कराने का प्रयास करें।
वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरा इंतजाम किया गया है। टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। 10 नंबर दिए गए हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को कोई दिक्कत होती है तो वो इन नंबरों पर कॉल करके पार्टी मुख्यालय पर जानकारी दें। बिल्कुल, अब अजय पांडे मैं आपके पास आना चाहूंगी। झारखंड की सियासत भी इन दिनों काफी हाई लेवल पर चल रही है, सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का जो आज प्रचार है वो बिल्कुल थम गया है। आज अब कह सकते हैं कि अंतिम दिन भी अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंकी है। यानी आप कह सकते हैं कि कोयलांचल की धरती से लेकर के संथाल की धरती पर उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। आज उन्होंने कई केंद्रीय मंत्री ने मेगा शो किया है। प्रदेश अध्यक्ष जो बाबूलाल मरांडी ने भी कई जगहों पे संथाल की कई जगह विधानसभा में उन्होंने मेगा शो के बाद साथ साथ ही जनसभा को संबोधित किया। आपको ये बता दें कि देखिए झारखंड में विधानसभा 81 विधानसभा पर सीटों पर चुनाव का जो प्रक्रिया चल रही है और वैसे में इस विधानसभा चुनाव, झारखंड के विधानसभा चुनाव में आप के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से लेकर के तमाम केंद्रीय मंत्रियां, तमाम मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के बड़े लीडर, स्टार प्रचारक ने ताकत झोंकी है। और निश्चित रूप से इस बार विधानसभा चुनाव बीजेपी अपनी सत्ता को कब्जा करने के लिए पूरी पसीना बहाई और पूरी ताकत झोंकी है। और निश्चित रूप से इसका निजाम अब जो है झारखंड में 23 तारीख को देखने को मिल सकता है और इसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे होंगे कि पूरी इस विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के तमाम आरक्षण को लेकर के तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने सामने बातें रखी है, मुखरता से रखी है, वैसे में जो विपक्ष को करारा जवाब तमाम दिया है। तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि इस बार विधानसभा चुनाव काफी झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अगर हमारे आदिवासियों की बात करते हैं अजय, क्या रुख होगा? रोटी बेटी माटी, ये काफी चर्चा में रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए बीजेपी का इस बार चुनाव का स्लोगन ही सबसे बड़ा है, रोटी बेटी माटी। निश्चित रूप से देखिए लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस की साझा सरकार ने जिस प्रकार से उन्होंने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में जिस प्रकार से उन्होंने वादे किए थे, उस वादों पर एक भी कोई चीजें धरती पर नहीं उतर पाई, तो नहीं उनकी कोई वादा पूरा है। तो वो उन्होंने साफ तरीके से इस बार को पूरी झारखंड को, इन आदिवासियों को, उन तमाम लोगों को संदेश दिया कि इस बार की चुनाव की रोटी बेटी माटी मतलब समझ लीजिए कि रोटी का मतलब है कि रोजगार यहाँ देने की, आदिवासियों की रोजगार की बात है, यहाँ लोगों के रोजगार की बात है। माटी की मतलब जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार झारखंड जलता रहा है और वैसे में संथाल परगना में जिस प्रकार से उन आदिवासी को क्षेत्रों में आयात और मतलब जारी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों की बढ़ोतरी हुई है और वैसे में इसकी संघर्ष की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है झारखंड में। और इसके लेकर के और माटी की बात, संस्कृति, यहाँ संस्कृति, झारखंड की संस्कृति बचाने की बात, आदिवासी का अस्मिता बचाने की बात, इन तमाम बातों को लेकर के जो बीजेपी है इस चुनाव को लड़ने का स्लोगन दिया और इसी मुद्दे पर वो विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब 23 तारीख को जो ये होने वाले काउंटिंग होने या फैसला होने वाला है, अब किस तरीके से झारखंड की जनता किस तरीके से जनादेश देगी, इनको जो बड़ा जनादेश मिला ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, पुष्पेंद्र चौधरी भी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की तरह ही बटेंगे तो कटेंगे के बल पर चुनावी माहौल जरूर सजाया है, लेकिन जनता का रुख क्या? बिल्कुल, अगर हम इस नारे की बात करते हैं तो इस नारे को महाराष्ट्र में इतनी समर्थन नहीं मिला है जितना उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में मिलता हुआ नजर आ रहा था। तो महाराष्ट्र में जो उनके खुद की पार्टी के नेता हैं, जो उनके खुद के सहयोगी दल के नेता हैं, उन्होंने खासतौर पर खुद ही बोल दिया कि हम इस नारे के समर्थन में नहीं है। हालांकि बाद में वो सफाई देते हुए भी नजर आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरह का फिलहाल सियासी माहौल बना हुआ है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर जो एनसीपी और शिवसेना में टूट देखने को मिली है वो भी वहां पर काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियां अलग अलग हो चुकी हैं। एक शिंदे गुट तो दूसरा उद्धव गुट हो चुका है। वहीं एनसीपी की बात करें तो एक अजित पवार तो दूसरा शरद पवार, और दोनों ही एक कांग्रेस संभाल रही है तो दूसरे जो मायावती है उसे बीजेपी संभाल रही है। अब दोनों में यही देखना होगा कि कौन सी पार्टी वहां पर अच्छे से इस चुनाव में
रणनीति बनाकर तैयार हो जाती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कई तरह की बातें की हैं, किसानों की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा वहां पर किसान परिवार रहते हैं और वहां पर प्रियंका गांधी ने भी वहां की सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए कि किसानों के लिए वहां पर कुछ नहीं किया। और जो बटेंगे और कटेंगे वाला विवाद है, इस नारे को लेकर भी वहां पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और जो उनकी खुद के पार्टी के नेता थे, अगर हम एनसीपी की बात करें, एनसीपी के अजीत पवार जो बीजेपी का सहयोगी दल है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र झारखंड के अंदर इस नारे की जो अहमियत है वो हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह का नहीं चलेगा। वहीं अगर हम पंकजा मुंडे की बात करें, उन्होंने खासतौर पर कह दिया कि हम विकास की राजनीति करते हैं, हम इस तरह की राजनीति नहीं करते, हम लोगों को जोड़ने की राजनीति करते हैं। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी योगी जी के इस नारे को कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए भी नजर आए, और इस नारे को लेकर जनता कितनी प्रभावित होती है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे जो बड़े मुद्दे हैं वो किसान, बेरोजगारी और युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर जो मुद्दे बनाए गए हैं वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दोनों के घोषणा पत्र में ये सबसे आगे रखे गए हैं। जी बिल्कुल। और धनराज गर्ग भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, अगर हम केदारनाथ की बात करते हैं तो केदारनाथ में भी धुआंधार प्रचार का दौर जो चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है, लेकिन अब आगे का नजारा क्या? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताता चलो कि जो केदारनाथ के अंदर उपचुनाव है वो 20 तारीख को होगा और 23 तारीख को उसका परिणाम आना है। लेकिन आज चुनाव का आखिरी प्रचार प्रसार का जो समय था वो आखिरी था और 5 बजे वो प्रचार प्रसार थम गया है। लेकिन अब आगे देखने वाली बात है, क्योंकि डोर टू डोर जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, डोर टू डोर अपना कैंपेन लगातार जारी रखते हैं। और आप देखिएगा कि अभी मात्र 2 दिन केदारनाथ के चुनाव में बचे हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप है कांग्रेस बीजेपी के बीच लगातार जारी है। क्योंकि कल देर रात देखिएगा कि केदारनाथ के अंदर एक गाड़ी में शराब पकड़ी गई, लेकिन उसका आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगाया गया और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही उनके साथ ये षड्यंत्र रचा है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जांच उस पर बिठा दी गई है, वो देखने वाली बात होगी कि आखिर जांच में क्या निकल कर आता है। लेकिन ये देखिएगा कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन किसको पसंद करती है और किसको अपना विधायक चुनती है। बिल्कुल। अनिल जी, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो उपचुनाव ही भाजपा, सपा, बसपा के प्रत्याशी आमने सामने हैं, लेकिन अगर रण की बात करें, भीषण की बात करें, कितना रण किसका भीषण होने जा रहा है? पार्टी के बीच जो है होता हुआ नजर आ रहा है। 9 सीटों पर 90 कैंडिडेट हैं, लेकिन जो असली लड़ाई है वो 18 कैंडिडेट के बीच में है, जिसमें 9 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के हैं और 9 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के हैं। हालांकि कुछ सीटों पर बसपा की जो कैंडिडेट हैं वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन क्या किस हद तक कामयाब होंगे ये कह पाना अभी काफी जल्दबाजी होगा। वहीं भीम आर्मी के भी कैंडिडेट जो हैं वो दलित और मुस्लिम गठजोड़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर जो हैं वो उनका पूरा रुझान मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में लाने का है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार प्रयास जो है मुस्लिम मतों में सेंधमारी ना हो, इसको लेकर के पूरी सतर्कता बरती जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अपने नारे को लेकर के आगे बढ़ रही है, हिंदुत्व को उधार दे करके वो चुनाव का रण मारने की तैयारी में है। बिल्कुल। अजय पांडे, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम झारखंड की बात करते हैं, जिस तरीके से देखें तो तमाम पार्टियां भले ही पूरी तरह से जोर शोर लगाकर चुनावी प्रचार में रही हो, अगर हम एनडीए की बात करें, पीएम मोदी रहे हो, अमित शाह रहे हो, योगी जो भी रहे हो, सभी लगातार जो है चुनाव प्रचार कर जन समर्थन की अपील लोगों से जरूर करते दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कल्पना सोरेन की, जादू उनका कुछ ज्यादा ही असर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है राज्य में और उनकी जो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उन्होंने उनकी जो लोकप्रियता देखी और जिस प्रकार से उन्होंने उस समय जब लोकसभा चुनाव झारखंड में हो रहे थे उस वक्त जो है हेमंत सोरेन वो जेल में बंद थे और उन्होंने पूरी मुखरता के साथ जो है केंद्र सरकार पर तथा केंद्रीय एजेंसियों पर जमकर हमला बोला और उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ती रही कि इसकी लोकप्रियता विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा। झारखंड के लगभग सब कह सकते हैं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वैसे सभी विधानसभा में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी तमाम जनसभाओं को संबोधित किया और उनकी लोकप्रियता जो देखने को मिली कि उनकी बातों को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लगातार जन सैलाब देखने को झारखंड को मिला।
तो निश्चित रूप से उनकी एक जो कह सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता काफी दूर से और झारखंड की मुखर तरीके से आदिवासियों की बात उन्हें मुखरता के साथ रखी है। तमाम आदिवासियों की बात उन्हें और विपक्षियों को भी अगर कह सकते हैं कि उनकी जवाब जो है वो करारा तरीके से देखा गया है। तो ये बिल्कुल उनकी जो है इस विधानसभा चुनाव से लेकर के कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी काफी लोकप्रियता बढ़ गया और यही कारण रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें स्टार प्रचारकों में रखा। बिल्कुल। पुष्पेंद्र, अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जिस तरीके से चुनावी डंका वहां बज रही है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करें बटेंगे तो कटेंगे की, तो चुनावी समर में ये नारा काफी सुर्खियों में रहा है, कितना हिट होगा? देखिए, अगर इस नारे की बात करते हैं तो हिट होने की तो अभी बात यह है कि जो वहाँ की जनता है वो महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार चाहती है, क्योंकि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो सरकारों का टूटना बनना शुरू हुआ, उसको लेकर वहाँ की जो जनता है वो भी अब यही चाहती है कि स्थिर सरकार हमें मिल जाए। और दूसरा, अगर हम इस नारे की बात करते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे को लेकर जो बीजेपी पार्टी के जो सहयोगी दल वहां पर हैं वो खुद इस नारे को लेकर अभी तक एकजुट नहीं हो पाए हैं। तो यही हो सकता है कि या तो महाराष्ट्र में इस नारे को लेकर सभी एकजुट नहीं है और इस नारे को लेकर वहां पर कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। हालांकि जो अगर दूसरे राज्य में जरूर योगी जी ये कहते हुए नजर आए हैं इस नारे को लेकर, तो वहाँ की जनता पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। हालांकि महाराष्ट्र में इस नारे के अलावा भी योगी आदित्यनाथ ने कई तरह की ऐसी बातें की जो वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को एकजुट करने के लिए उन्होंने कहीं अभी महाराष्ट्र में रैली करने के दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1947 में अहमदाबाद में निजाम ने जब किसी गांव में आग लगा दी थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो परिवार था वो भी उसमें जलकर मर गया था। और अब वही मल्लिकार्जुन खड़गे उस बलिदान को भूल जाते हैं और हम एकजुट होने की बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे आपत्ति जताते हैं। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया गया था। उन्होंने कहा था कि एक साधु की भाषा, एक संत की भाषा इस तरह की भाषा नहीं हो सकती, ये एक आतंकी की भाषा है। तो इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया था। और दूसरा, प्रियंका गांधी भी कई तरीके के निशाने साधती हुई नजर आई हैं भारतीय जनता पार्टी पर भी। उधर राहुल गांधी ने भी कई बार कहा है कि अगर देश चलेगा या महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होंगे और संवैधानिक तरीके से सभी चीजें आगे चलकर की जाएंगी। अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, उनके संत और सियासत को लेकर लगातार हमले होते रहे हैं उन पर, और एक बार फिर से जैसा कि अभी आपने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमला बोला था, लेकिन बावजूद इसके जनता पर उनके बयान का जरूर असर देखने को मिलता है, चाहे विपक्ष कुछ भी कह ले। नहीं, बिल्कुल जनता पर उनके बयान का असर देखने को मिलता है क्योंकि वो एकजुट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी खुद की पार्टी के जो नेता है वो कहते हैं कि ये जो बयान है, ये जो नारा है, वो खुद के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए। अगर हम इस बयान को सीधा उत्तर प्रदेश में ले आए तो उत्तर प्रदेश में जो उनके दोनों डिप्टी सीएम है वो एकजुट नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब दोनों ही नेता अलग अलग तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो जनता पर इस बातों का कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। जी बिल्कुल। और धनराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम मंगलौर और बद्रीनाथ के नतीजा देख ही चुके हैं, फिलहाल अब आगे क्या होगा, केदारनाथ पर किसका जोर चलेगा? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे रुक करेंगे। नोटों का पहाड़ मिल रहा है, उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। बहनों और भाइयों, क्या ये पैसा कांग्रेस का था? क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? ये पैसा मोदी जी के द्वारा झारखंड के विकास के लिए भेजा गया पैसा था। मोदी जी ने घोषणा कर दी है, भाजपा की सरकार आते ही 21 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक पक्का घर देने का काम करेंगे। एक पक्का घर मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि भाजपा की सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना के अंतर्गत
हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपया हर महीना खर्च करवाएंगे। और यह भी घोषणा की है। तो रणभूमि तैयार है और सियासी रणबांकुर रेस में चुनाव लड़ने को पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि इसका परिणाम तब आएगा 23 नवंबर को और देखना होगा कि किसके सर पर ताज सजता है। फिलहाल के लिए हमारे साथ बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।